स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, भारत में हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे देश के महान डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी के जन्म और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। आज हम 32वां राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा 1991 में की गई थी, जिसका मकसद भारत के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करना है। बिधान चंद्र रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जो चिकित्सा को एक पेशे के रूप में नहीं बल्कि इसे समाज के कल्याण और उत्थान का जरिया मानते थे। आकाशवाणी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी चिकित्सकों को धन्यवाद देना चाहता है जो इस नेक कार्य में लगे हुए हैं और हमारे सभी श्रोताओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करते हैं। आज के अंक में शामिल है बदलते मौसम में नाक कान गले की समस्याएं। इस विषय पर भेंटवार्ता विशेषज्ञ डॉक्टर RML अस्पताल के प्रोफेसर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर सुधीर मांझी। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। और भेंटवार्ता बदलते हार्मोन स्तर में मौखिक स्वास्थ्य। हमारे विशेषज्ञ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार। आपसे बात करेंगी शालिनी मित्तल। पहले प्रस्तुत है बदलते मौसम में नाक कान गले की समस्याएं। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। गर्मियों में नाक कान गले की समस्याएं। श्रोताओं, इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है कंसल्टेंट ENT डॉक्टर RML अस्पताल के डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर मांझी जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल जो मौसम है वो हम देखते हैं बहुत जल्दी बदलता है। कभी बहुत तेज धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, पारा बहुत ऊपर होता है और कभी अचानक बारिश हो जाती है। तो ये बदलता मौसम भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता होगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बदलते मौसम में, गर्मी में, बारिश में नाक कान गले की क्या क्या समस्याएं हमें घेर सकती हैं? सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बॉम्बे में सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में यही है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जो कि बहुत ही खराब स्तर पे है। और बच्चों में भी, बड़ों में भी, एवरी 3rd और 4th पर्सन, इन बच्चे में भी और बड़ों में भी, दे आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी। और एलर्जी नाक कान गले में सबसे कॉमन है नाक का एलर्जी। नाक की एलर्जी में आपको लगातार छींके आना, आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, नेजल ब्लॉकेज, नाक से पानी आना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जिक, नाक की एलर्जी का, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। और इसमें नाक अगर आपका इन्वॉल्व हो रहा है एलर्जी से, तो आपके साइनसेस में भी इन्फेक्शन जा सकता है एलर्जी का, और साइनस भी ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइनोसाइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। हमें इसके लिए बेसिकली पोस्ट कोरोना हम लोग मास्क यूज करना शुरू कर दिए हैं। तो जब भी घर से बाहर निकलें, जब आप या तो बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर नॉन AC बस में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉन मेट्रो में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 3 लेयर मास्क का उपयोग करना चाहिए जनरली भी। और इमीडिएट चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल AC से तुरंत बाहर नहीं आना है धूप में, चाहे धूप से भी तुरंत AC में ना आए। इससे जुकाम और एलर्जी होने का ज्यादा खतरा रहता है। और फ्रिज का पानी हम जितना अवॉइड कर सकें गर्मियों में, कि तुरंत गर्मी से आए और फ्रिज का पानी ना पिए। पानी नॉर्मल कोल्ड वाटर करें, फ्रिज का बिल्कुल कोल्ड वाटर ना यूज करें। मतलब एक और समस्या होती है जो नाक से खून आता है। कई बार बच्चों में आमतौर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, या बहुत गर्मी होती है तो एक नक्सीर फूटना जिसे कहते हैं, वो क्यों हो जाता है और उसको कैसे बचा सकते हैं? गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होती है, जब ड्राई वेदर होता है तो आपका नाक मॉइस्ट नहीं रहता है, ड्राई हो जाता है। और बच्चों को खासकर आदत होती है कि वो नाक के अंदर उंगली डालते हैं और नाक को खोदने की कोशिश करते हैं, और दिस इज द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन गर्मियों में बच्चों में। तो नोज प्रिकिंग अवॉइड करना है बच्चों का। तो उसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, स्प्रे भी आता है मार्केट में, आप वो डाल सकते हैं, जिससे कि बच्चों में खासकर
जिससे मॉइस्ट रहे, जो नेजल म्यूकोसा है ना अंदर, वो मॉइस्ट रहे और ड्राई ना हो, जिससे कि अगर वो नोज प्रिकिंग कर भी रहा है बच्चा तो हर्ट ना हो और ब्लीडिंग ना हो। आप लिक्विड पैराफिन आता है, लिक्विड पैराफिन का भी ड्रॉप आता है, वो आप नाक के अंदर डाल सकते हैं। एडल्ट में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज द मेन कॉज, क्योंकि ठंड में और गर्मियों में दोनों में ब्लड प्रेशर वेरिएशन करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चांसेस हैं कि नाक से एडल्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, पहले तो आपका फर्स्ट एड है कि आप अपना सर ऊपर कर लें, नाक आपका ऊपर आ गया, अगर नाक से खून आ रहा है, बच्चे का हो या एडल्ट का हो, इमीडिएट आप खुद को थेरेपी करना ये है, अपना सर ऊपर करिए, मुंह खोल के रखिए और नाक को पिंच करिए दोनों उंगली से। अच्छा। और 5 मिनट तक वो दबा के रखिए और सांस उस दौरान मुंह खोल के मुंह से लीजिए, मुंह से सांस लेते हुए नाक को दबा के रखना है, तो वो प्रेशर से बंद हो जाएगा। अच्छा। इमीडिएट तो फर्स्ट एड यही है। उसके बाद भी ज्यादा हो रहा है, देन इमीडिएटली रश टू इमरजेंसी ऑफ एनी हॉस्पिटल, सो दैट आपका पैकिंग हो या जो भी है वो आगे ट्रीटमेंट हो। तो डॉक्टर साहब, बहुत आपने जरूरी बात बताई। कान का आपने बताया कि कान में भी, जैसे अभी आपने नाक की बात बताई, तो इस तरह से कान में भी बहुत समस्याएं देखी गई हैं, और खासतौर पर गर्मियों के मौसम में कुछ अलग तरह की समस्याएं होती हैं। कान में दर्द, कान बंद हो जाना या ऊंचा सुनाई देना या बहुत कम सुनाई देना, तो ये क्या इन्फेक्शन के कारण होता है या ये भी एलर्जी के कारण ही होता है? कान में जैसे हमारा बाल और नाखून होता है, वैसे ही कान में वैक्स बनता है। वैक्स इट्स ए मतलब नॉर्मल प्रोसेस। किसी को ऑयली स्किन होने पर वैक्स ज्यादा बनता है, किसी का ऑयली स्किन नहीं है तो वैक्स उतना नहीं बनता है। जैसे बाल और नाखून बढ़ता है वैसे ही वैक्स भी आता है। तो बहुत लोगों का वैक्स, जैसे वो डिसॉल्वेंट डालते नहीं है तो धीरे धीरे वैक्स का लेयर बढ़ता जाता है, वो सारा जो आपका कान का पर्दा है उसको ढक लेता है, तो आप अचानक से सुनाई का मतलब आपका बंद हो जाएगा। और गर्मियों में लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं जनरली, तो क्या होता है, जब आकर वैक्स आपका भरा हुआ है कान में और आप तैरने गए, आपने कान के अंदर कोई प्लग वगैरह नहीं लगाया है जिससे कि कान में पानी का ना जाए, तो क्या होता है, पानी चला जाता है तो वो स्वेल कर जाता है। जो वैक्स है स्वेल कर जाता है, तो इमीडिएटली आप स्विमिंग के बाद आएंगे 1-2 दिनों के बाद, तो आपको नहीं मुझे एकदम बिल्कुल सुनना बंद हो गया, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। और उसमें हम लोग एज ए ENT स्पेशलिस्ट हम कान का बूंद देते हैं जो वैक्स को डिसॉल्व करता है, लेकिन इमीडिएटली 2-3 दिनों में क्या होगा, वो स्वेल कर जाता है और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमें निकालने में आसानी होती है। अगर कम वैक्स है तो वो अपने आप वैक्स डिसॉल्वेंट से निकल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर सॉफ्ट हो जाने पर फिर हम उसे पानी के फवारे से फेंक के उसको बाहर निकालते हैं या सक्शन करके बाहर निकालते हैं। वैक्स होगा तो आपका केवल कान बंद रहेगा, सुनाई नहीं देगा, थोड़ा पेन भी कर सकता है, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्विमिंग करने के बाद, कान में पानी जमा होने के बाद, तो वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है और ईचिंग भी आपको एक्सट्रीमली होगा। उसके लिए आपको कम से कम ENT सर्जन से मिलना है। केवल एंटीबायोटिक ड्रॉप से नहीं काम होगा, उसमें मिक्स चाहिए, फंगल वाला भी चाहिए और बैक्टीरियल भी चाहिए, और वो एटलीस्ट 14 दिनों तक, 2 हफ्ते तक आपको ड्रॉप डालना है और पेन किलर भी देना अगर जरूरत है तो। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसे भी होता है जैसे खांसी जुकाम ज्यादा हो जाए या जैसे फ्रीक्वेंट होता है, उसमें भी लोग कहते हैं कि हमें खांसी जुकाम होता है तो कान बंद हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कान एक तो बाहर से है कनेक्शन, बीच में कान का पर्दा आता है, फिर उसके उधर अंदर मिडिल ईयर है और इधर एक्सटर्नल ईयर है। और मिडिल ईयर में एक नाक से जो पीछे का पोर्शन है, नाक से एक नली होती है, स्टेकियन ट्यूब बोलते हैं हम लोग, नाक से वो ट्यूब कनेक्ट करती है मिडिल ईयर को, तो दोनों तरफ से आपका प्रेशर बराबर किया रहता है और पर्दा बीच में रहता है। अगर जुकाम होता है तो वो इन्फेक्शन आपके कान में भी जा सकता है बिना पर्दे के परफोरेट हुए भी, पर्दा का बिना डैमेज हुए हुए भी आपको स्टेकिंग ट्यूब के थ्रू आपके नाक से कान में इन्फेक्शन जा सकता है, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है। बच्चों में जनरली माँ जो है, छोटे बच्चों को 1 साल तक 6 महीने तक बोला जाता है कि माँ का दूध सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है, केवल उसी पर रखना चाहिए फर्स्ट 6 मंथ, और उसमें चूंकि बहुत इम्यूनिटी की चीज़ें हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बच्चों में जो स्टेकिंग ट्यूब होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इसलिए आपको लेटा के दूध नहीं पिलाना है, अदरवाइज वो दूध का इन्फेक्शन
उस स्टेकिन छोटे स्टेकिन ट्यूब के थ्रू कान में जा सकता है। वो हमें अवॉइड करना है। बच्चे का हमेशा दूध पिलाते वक्त सर ऊपर रहना चाहिए, थोड़ा सा और स्लैंटिंग रहना चाहिए, जिससे कि उसके कान में वो इन्फेक्शन ना आ जाए। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं नाक कान गले के इन्फेक्शंस के, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे किसी को डायबिटीज है, या जैसे अभी आपने इम्यूनिटी की बात की, इम्यूनिटी अगर किसी की डाउन है तो उनमें क्या ENT प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, फ्रीक्वेंटली होती हैं? हाँ, इम्यूनिटी में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जिसको एलर्जी है, अगर नाकों की एलर्जी है तो मैंने पहली बार बताया फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, दही, केला, ये सब अवॉइड करना है। कभी कभी छोटे बच्चों में हमारा वर्म जो होता है, कीड़े का 6 महीने पे जरूर, इवन एडल्ट में भी 6 महीने 1 साल के अंदर डिवॉर्मिंग करना चाहिए, क्योंकि वो कारण होता है एलर्जी बढ़ाने का। स्नोफिल आपका बढ़ाएगा, केले में भी वही है, स्नोफिल बढ़ाएगा तो आपको एलर्जी की शिकायत हो सकती है। तो एलर्जी से बचने के लिए आपको ये सब चीज़ें करना। खान पान में आप आंवला यूज़ करिए, साइट्रस फ्रूट यूज़ करिए, नारंगी, अमरूद, ये सब चीज़ें जो है आपको एलर्जी में आपको इम्यूनिटी डेवलप करेंगी। तो डॉक्टर साहब, गले की भी बात करें तो गले में भी दर्द होना, खराश होना, अभी हमने थोड़ी बात की है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो ये टॉन्सिल क्यों बढ़ जाता है और अगर बढ़ गया तो उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? टॉन्सिल हमारे बच्चों में जो भगवान ने दिया है इसलिए कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। एक टॉन्सिल है वो 2 होता है, दोनों मुंह के, आप मुंह खोल के देखोगे दोनों साइड राइट लेफ्ट होता है, और एक नाक के पीछे होता है, वो सिंगल होता है, वो एडिनोइड उसको बोलते हैं, लेकिन वो टॉन्सिल टाइप का ही टिश्यू है। और ये दोनों चीजें 13-14 साल तक बढ़ती है, फिर 13-14 साल के बाद वो धीरे धीरे रिग्रेस करना शुरू होती है, जब बच्चों की इम्यूनिटी का चांस खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 4 या 5 साल में, तो टॉन्सिल और एडिनोइड बढ़ना शुरू होता है इम्यूनिटी को कम्बैट करने के लिए। तो और भी 14-15 साल होते होते मोस्टली में रिग्रेस कर जाता है। तो टॉन्सिल हमें ध्यान रखना है। किसी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉन्सिल इनलार्ज हो जाता है, एडिनोइड भी इनलार्ज होता है, तो फिर हमें उसको निकालना पड़ता है सर्जिकली। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 13-14 साल में। कोई ऐसी मतलब घबराने की बात नहीं है। अगर नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तो बच्चे के ग्रोथ पे असर होता है। जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये हो जाता है कि नहीं, बच्चे के ग्रोथ पे असर हो रहा है एडिनोइड बढ़ने के कारण और टॉन्सिल बढ़ने के कारण, तो हम निकालते हैं। क्योंकि आजकल टॉन्सिल और एडिनोइड ऐसा सर्जरी नहीं रह गया है। पहले होता था कि बहुत ज़्यादा ब्लीड करती थी सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद भी। नाउ लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, कोबुलेशन से करते हैं हम लोग, जो टच करते के साथ वो एवोपरेट हो जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इंट्रा ऑपरेटिव भी ब्लीडिंग नहीं होती। रूटीनली कितना चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर साहब? ENT को क्या रूटीन में चेकअप कराना चाहिए कि कोई तकलीफ हो तो ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, वैक्स का तो आप ये मान के चलिए, आपको अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एवरी 4 और 5 मंथ आप वैक्स रिजॉल्वेंट कोई अपने पास अच्छा सा रखिए और वो आप यूज करिए। हर बार निकलवाने की जरूरत नहीं है। जब थोड़ा बहुत वैक्स रहता है तो वो अपने आप डिजोल्व होकर निकल जाता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। जैसे नाखून काटते हैं ना आप, और जैसे बाल कटवाते हैं, वैसी वैक्स का भी है। लेकिन अगर वो आप काफ़ी दिनों से नहीं डाले हो और आपका ऑयली स्किन है, तो आपका वैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके लिए आपको ENT सर्जन के पास विजिट करना है। तो डेफिनेटली कान और नाक का मैं समझता हूँ 1 बार साल में तो जरूर ये इंस्पेक्शन होना चाहिए एज ENT। गले का भी once a year, बच्चों में तो 6 महीने विजिट करना कर चाहिए। लिया जाए तो अगर कोई समस्या हो रही है तो उसको वो जल्दी पकड़ा जा सकता है और वो बढ़े ना, उस स्टेज तक ना पहुंचे। बच्चों का कान का पर्दा, उसमें अगर छेद हो भी जाता है तो उसमें हीलिंग पावर ज्यादा है, उसके लिए दवाई देना पड़ता है, ऑस्टियो कैल्शियम वगैरह ये सब देके तो वो हील कर जाती है। लेकिन एडल्ट में अगर परफोरेशन आपका आप चेक कराना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सुनाई कम पड़ रहा है, एक तो सुनाई का भी जांच कराना चाहिए कि अगर आपके कान के पर्दे में छेद हो गया है,
मतलब एडल्ट में जनरली वो छेद नहीं भरता है, हमें ऑपरेशन करके उसमें ग्राफ्ट लगाना पड़ता है। गर्मियों में नाक कान गले की समस्याएं, आज इस विषय पर हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। हमारे साथ स्टूडियो में रहे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर मांझी। आप कंसल्टेंट ENT हैं डॉक्टर RML अस्पताल में। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, आप यहाँ आए और इतनी ढेर सारी जानकारी आपने श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बदलते मौसम में नाक कान गले की समस्याएं। अभी आप डॉक्टर RML अस्पताल के प्रोफेसर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर सुधीर मांझी से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है बदलते हार्मोन स्तर में मौखिक स्वास्थ्य, इस विषय पर भेंटवार्ता। आज हम अपने कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार। आप एक जाने माने दंत चिकित्सक हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच विभिन्न अवस्थाओं में कई कारणों से हार्मोन स्तर में बदलाव आते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हार्मोन बदलाव और असंतुलन से दांतों और मसूड़ों में कई समस्याएं आ सकती हैं? जी हाँ, हमारा आज का विषय यही है, बदलते हार्मोन स्तर में दांतों और मसूड़ों की देखभाल। तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार का स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार शालिनी जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और नमस्ते श्रोतागण। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि दांतों की समस्या और हार्मोन का उनसे रिलेशन क्या है। दूसरा कि अगर ये हार्मोन चेंज होकर डेंटल कंडीशन बदलते हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब हम बातचीत करते हैं, चमकते सुंदर खूबसूरत सफेद दांत सबको पसंद आते हैं, अच्छी मुस्कुराहट अपनी ओर सबको खींचती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें तो जहन में ये प्रश्न आता है कि ये जो हार्मोन स्तर के जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, वो कब कब होते हैं? देखिए, सबसे पहला हार्मोनल चेंज जो मेजर होता है वो होता है प्यूबर्टी, जब हम गेन करते हैं अराउंड एज ऑफ 12 to 15। इस समय बच्चे लड़का या लड़की बनते हैं, मतलब इससे सेक्स रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। एकाएक ग्रोथ हार्मोन्स का स्पर आता है। इस समय होता क्या है कि हमारा तो ये हुआ जब बच्चे प्यूबर्टी गेन कर रहे हैं, उस समय पहला चेंज आया। दूसरा चेंज आता है जिस समय लोग एक एडल्टहुड गेन कर चुके होते हैं, जो मतलब तकरीबन 20 से 30 का जो एज है जी। वो एक हुआ। उसके बाद 20 से 30 में भी स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना होता है मेल और फीमेल, क्योंकि मर्दों में हार्मोन्स अलग बदलते हैं, महिलाओं में हार्मोन्स अलग बदलते हैं। तो दोनों का अलग अलग अंतर होता है। दोनों पे दांतों की कंडीशन अलग अलग तरह से रखनी चाहिए, दोनों इकट्ठे एक ही जैसे नहीं है। और एक बार जब अबव 50, अब मतलब ऑलमोस्ट 60s में जब फीमेल मेनोपॉज में आती हैं, उस समय फिर हार्मोन चेंज होते हैं। मेल्स में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिस समय उनके कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होने बंद हो जाते हैं, उस समय भी अलग से ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रख के बात करते हैं। आपने एक ब्रॉड कैटेगरी बताई, तो हम एक एक करके बात करते हैं। प्यूबर्टी की बात करें, इस समय खास तौर पर क्या देखभाल जरूरी होती है? देखिए, इस समय होता क्या है कि जैसे ही प्यूबर्टी आप गेन करते हैं, उस समय आपके दांत फुल लेंथ पे नहीं आते हैं और मसूड़ों की थिकनेस ज्यादा होती है, और आपका फूड हैबिट भी थोड़ा सा डिटर करता है। इस समय होता क्या है कि आपका खाना आपके मसूड़े के बीच में जाके जमा होता है, और मसूड़े में भी रेडनेस ज़्यादा रहती है। रेडनेस ज़्यादा होने से आप ब्रश कम करते हैं, और धीरे धीरे ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको जुवेनाइल पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, वो डेवलप हो जाती है। दांत में पीलापन होना इज बिकॉज ऑफ द ब्रशिंग। आप ब्रशिंग से उसको कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मसूड़ों को आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। उस समय एक आध बार आपको प्रोफेशनली उनको चेक कर लेना चाहिए कि इनकी ग्रोथ हार्मोनी में है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसका ध्यान उसी समय रखना चाहिए। और वही एज होता है जबकि दांत बहुत आगे पीछे भी होते हैं, आड़े तिरछे भी होते हैं, ब्रेसेस की भी जरूरत भी ज्यादा एग्जैक्टली। और उस समय अगर टाइमली ब्रेसेस लगा दिया जाए तो ये गम्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगी फॉर द लाइफ। सो वो एज है जहाँ की स्पेशली लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने बताया एडल्टहुड पे अगर हम आते हैं, तो एडल्टहुड में हम दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, जैसे आपने बताया, क्योंकि महिलाओं में जो बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव, हार्मोन्स का, वो बहुत कुछ रिलेटेड होते हैं। गर्भावस्था है, उसके अलावा माहवारी है, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल है, बहुत सारी चीजें उनके साथ जुड़ी होती हैं जब वो बच्चे को जन्म देने के लिए उनका शरीर तैयार होता है। तो ये जो एक महिला के जीवन में जो ये हार्मोन के स्तर का एक जो बहुत बड़ा
बदलाव आता है, तो इसमें क्या खास तौर पर देखभाल जरूरी है? शालिनी जी, आपने बहुत अच्छा पूछा ये। और प्रेगनेंसी खासकर जी। शरीर में हार्मोन्स के तूफान की तरह से होता है। आपके शरीर में इतने हार्मोन्स बदलते हैं, इतनी रीजनरेशन हो रही होती है कि बॉडी खुद ब खुद अनकंट्रोल्ड हो जाती है। आपने उनका साइकोलॉजिकल भी सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, डेंटल हेल्थ की भी रिक्वायरमेंट आती है। इस समय होता क्या है कि जब आपके गम्स काफ़ी लूजन अप हो गए, आपका बॉडी फुल ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच कर रहा है, वो फैल रहा होता है, तो आपके गम्स भी फैलते हैं। अच्छा। जब ये गम्स फैलते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नीचे जाके जमा होता है। दांतों के साथ जो वो चिपका हुआ मसूड़ा होता है वो बाहर खुल चुका होता है। इस समय डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी के समय आपकी फूड हैबिट बहुत बदल जाती है। लैक्टेशन के समय भी जब आप बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं उस समय भी बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो आपके मसूड़े को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लाती हैं। अच्छा। इसीलिए हमेशा ये एडवाइजेबल है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हम डेंटिस्ट्री को अवॉइड करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके हम इनको एक रूटीन में चेक करा लें। सफाई अगर करनी है, स्केलिंग, ओरल प्रोफाइलैक्सिस अगर ज़रूरत है, टार्टार मुंह में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ डॉक्टर से बात करें, उनसे ये गाइडेंस लें कि कैसे अगले 6 महीने हम इनको मेंटेन करें। जिस तरह से अगर कोई प्रेगनेंसी किसी को पता चलती है महिला को, तो जिस तरह वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो उसे एक डेंटिस्ट को भी विजिट करना चाहिए। एग्जैक्टली, एकदम सही आपने कहा। और उससे क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल वहीं से रेगुलेट हो जाती है। अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे थे, एक रिसर्च आया हुआ था जिसमें कि डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है और रिजल्ट हुआ है प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, इन सब चीज़ों का भी कोरिलेशन अब ओरल हाइजीन पे आने लगा है। तो अगर उनको टाइमली हैंडल किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात की, क्या गर्भ निरोधक गोलियां जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उसमें कुछ अलग से उनको ध्यान रखना चाहिए क्या? गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो हैं वो हैं क्या? वो भी एक हार्मोन है। एक हार्मोन को बढ़ाती हैं और दूसरे हार्मोन को रोकती हैं, जिससे कि लोग कंसीव नहीं करते। आपके जो स्किन है, स्किन टोन चेंज हो जाता है। आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो हार्मोन के साथ वहाँ पे बदल जाता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में हमेशा रहते हैं, वो कमेंसल्स हैं, उनका रहना जरूरी है, वो बेचारे हट जाते हैं और ब्लीडिंग गम्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जितने भी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं उनके ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा। उनको हमेशा, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हर एक 6 महीने में एक बार मसूड़ों को प्रॉपरली सफाई होनी चाहिए, दांतों की प्रॉपर प्रोफेशनल क्लीनिंग होनी चाहिए, जिससे ये मेंटेन रहे और लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहे। आपने डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जब एडल्टहुड में इंसान पहुंचता है तो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से देखभाल जरूरत होती है दांतों की। तो फीमेल पे तो आपने काफी बताया अभी विस्तार से, पुरुषों में किस तरह से देखभाल इससे भिन्न होगी? पुरुषों में जनरली जो वर्किंग पॉपुलेशन है, क्योंकि दोज आर मेजरली द ब्रेड अर्नर्स, और अब तो मेल फीमेल दोनों ब्रेड अर्नर्स हो चुके हैं, बट दे वर इन द स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा उनके पास है। स्ट्रेस के कारण भी हार्मोन्स बदलते हैं और वो हार्मोन्स आपके जो एसिड, बॉडी का जो रिएक्शन है, बॉडी से जो एसिड रिलीज होता है उनको चेंज कर देता है। एसिडिटी की कंप्लेंट ज़्यादा होने से होता क्या है कि आप जो अंदर में गले के पास से जो एसिड गैसेस क्रिएट हो रहे हैं वो आपके दांतों को पीछे से बर्बाद कर देती हैं। अच्छा। उसका मिनरल डाउन हो जाता है, जिससे कि बाद में उनमें सेंसिटिविटी की कंप्लेंट आती है। अगर उसको टाइमली हैंडल किया जाए तो बाद में ये दिक्कत उनको नहीं होती। डेंटल चेकअप्स कितनी बार होने चाहिए? क्या एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर? जैसे अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन जिस चीज़ को रिकमेंड करता है कि वहाँ पे हर एक 6 महीने में एक रूटीन थॉरो चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ चेकअप ही नहीं, एग्जामिनेशन ही नहीं, क्लीनिंग भी होनी चाहिए और प्रॉपर एक्सरे लिया जाए, जिससे कि पता चले अगर कोई छोटा मोटा दांतों में सड़न बन रही है, कहीं खाना फंस रहा है, तो उसको हैंडल किया जा सके। डॉक्टर साहब, जब प्रौढ़ अवस्था होती है, वृद्धावस्था की तरफ आदमी बढ़ रहा होता है, तब भी हार्मोन स्तर शरीर में बदलता है, तो इस समय क्या देखभाल? क्योंकि जो आपके दांत हैं वो टूट भी जाते हैं और कई दांतों में आपके रूट कैनाल हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तब तक, तो
उस जब एज ग्रुप में हम पहुंचते हैं तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? आफ्टर मेनोपॉज लेडीज की एक कॉमन कंप्लेन आती है कि उनको मसाला बहुत ज़्यादा लगता है, वो तीखा नहीं खा पाती। ये उनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली हार्मोन जो चेंज हुए हैं उसके कारण स्किन में ड्राइनेस आई है, और उस ड्राइनेस के कारण आप जो तीखापन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसका तरीका होता है उस ड्राइनेस को हैंडल किया जाए। क्या विटामिन और मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए हम सुनते हैं जरूरी है, वो दांतों के लिए भी जरूरी होते हैं, या उनकी कमी से भी क्या हमारे दांत और मसूड़े प्रभावित हो सकते हैं? हाँ, विटामिन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते टिल द ग्रोथ एज, टिल वी अचीव द प्यूबर्टी, तब तक में ही बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि दांत एक बार जब बन गए फिर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उनमें ग्रोथ बार बार नहीं होती, उस समय तक विटामिन्स का काफ़ी असर है। मसूड़े पे विटामिन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, विटामिन सी खासकर बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कोलेजन जितना अच्छा रहेगा हमारे मसूड़े उतने अच्छे और टाइटली दांतों को पकड़ के रखते हैं। और मिनरल्स डेफिनेटली, जो दांतों का सरफेस है उसमें मिनरल्स हमेशा एक अप डाउन उनका चलता रहता है। दांत हमारे इन्फेक्टेड हो गए कोई भी कारण से, किसी भी बीमारी के तहत, तो क्या वो हार्मोन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं? क्या उसका स्तर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं? एक्चुअली अभी कुछ रिसेंट स्टडीज हुई हैं जिसमें डायबिटीज मिलेटस को इस चीज के लिए कोरिलेट करने की बात की जा रही है। इसमें यह देखा गया है कि जो कमेंसल्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो डायबिटीज के साथ बढ़ते हैं, और ये बैक्टीरिया बढ़ के भी डायबिटिक लेवल को अनकंट्रोल बनाते हैं। मतलब को डिपेंडेंसी दोनों में देखी गई है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बताया कि बहुत ध्यान रखना है, मसूड़ों का भी, दांत का भी बहुत ध्यान रखना है, चाहे बच्चे हो, प्यूबर्टी हो, यंग एज हो, ओल्ड एज हो, या कोमॉर्बिडिटीज हो। लेकिन ध्यान कैसे रखें? एक सही तरीका बताइए हमारे श्रोताओं को कि ये सही तरीका है, ऐसे ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत सही सवाल पूछा शालिनी जी आपने। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एक होम केयर, एक प्रोफेशनल केयर। होम केयर जो हम डे टू डे रूटीन में अपने आदतों में शुमार करें, जिनको जैसे दिन में 2 बार ब्रश करना। 2 बार ब्रश करना, हमने ये देखा है अपने डेंटिस्ट दोस्तों में भी कि हमें से आधे 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर ये आदत डाली जाती है तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी, टंग क्लीनिंग, जीभ को साफ करना चाहिए, चाहे आप जैसे करें। अलग अलग चीजें हैं, टंग क्लीनर्स हैं, ब्रश का पीछे का पोर्शन है, लेकिन वो साफ होना चाहिए, वहाँ पे डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए। तीसरा है, जब भी आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, मतलब आपने मंच किया, कुकीज लिया, चॉकलेट लिया, कुछ भी लिया, उसके बाद एक बार रिंस कर लें। डोंट कीप दैट टेस्ट इन द माउथ। ये 3 चीजें आप ध्यान रखें, ये आपके होम केयर में आएंगे। दूसरा एस्पेक्ट है प्रोफेशनल, कि इतना करने के बावजूद भी क्या आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत है? हाँ है, और ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। आप कितने भी अच्छे से ब्रश करें, बहुत अच्छे से ब्रश करने के बाद भी कुछ कॉर्नर्स रह जाते हैं, कुछ, मतलब आप अपने घर में सफाई जब कर रहे हैं, कुछ कोने साल में 6 महीने में एक बार साफ किए जाते हैं जी। वैसे ही अपने पूरी ओरल कैविटी को 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए, एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन करा लीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तभी जाए, एक नॉर्मल रूटीन चेकअप में जाए, सब कुछ अच्छा है, खुश हो जाइए। अगर नहीं है, वहीं के वहीं, अगर नहीं भी है तो एक छोटी सी क्लीनिंग हो जाएगी, साफ हो जाएगा। अगर कोई छोटी चीज डायग्नोस भी हुई तो वो छोटी ही है, वो उसने आपको दर्द नहीं कराया, आपको दुखी नहीं किया, आप उस समय उसको ठीक करा लीजिए। अर्ली स्टेज में ही आपने उसको पकड़ लिया तो उपचार भी बेहतर हो सकेगा। एग्जैक्टली। हमारे साथ आज स्टूडियो में रहे डॉक्टर आशुतोष कुमार। आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, हमारे श्रोताओं के साथ आप रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी जी। बदलते हार्मोन स्तर में मौखिक स्वास्थ्य। अभी आप इस विषय पर दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। अगर आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार हम तक प्रेषित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। मेल में आप कार्यक्रम से संबंधित फीडबैक, विचार, सुझाव, विषय और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।